सो हेलो एवरीवन। तो ये है GS16 हॉलीवुड का जो लास्ट मॉक हुआ था उसकी एनालिसिस। एंड अब तो ये एक सीरीज़ टाइप का बन चुका है, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से बाकी के जो लेक्चर से पुराने वाले वो आप देख सकते हैं। तो इस बार स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट मैंने 15 नंबर वाला लिया था उसमें 2 क्वेश्चन थोड़े से गलत मैंने लिख दिए थे, तो पहले उसको करेक्ट मैं बोल देता हूँ कि उसमें था एक कि बैलाडिला माइंस ये कहाँ पे है, तो मैंने वहाँ पे झारखंड लिख दिया था। तो बैलाडिला माइंस झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। किसी ने कमेंट करके बताया था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। और एक और गलती थी कि डलहौजी के टाइम पीरियड मैंने लिखा है कि सेकेंड अफ़गान वॉर हुआ था 1848 के टाइम पे, बट वो सेकेंड अफ़गान नहीं, सेकेंड सिख वॉर हुआ था, एंग्लो सिख वॉर था। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब वो वीडियो तो दोबारा से मैं एडिट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बता दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्विक वे में एनालिसिस। जस्ट ये क्विक वे में रिवीजन होगा एंड कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। स्टार्टिंग में वन लाइनर रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जो मतलब थोड़े से डिटेल में टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे ऊपर लिखें। कुछ रिवीजन है क्योंकि रिपीट हुए थे टॉपिक्स इस वजह से। और इसमें मैंने कुछ जो टेक्स्ट बुक का हुआ था, जो सैटरडे संडे वाले में हुआ था, उसके भी कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये वाली जो वीडियो होती है वो ज़्यादातर वाले लोग देखते हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मतलब जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, तो वो पूरा का पूरा देखते हैं। जो नए लोग जुड़ते हैं वो थोड़ा कम देखते हैं बट कंपेयर टू जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। सो इसीलिए साथ साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में वन लाइनर है। तो स्वयं योजना ये कहाँ की योजना है? सबसे पहले तो ये सबसे पहले उड़ीसा की योजना है, तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन्स अप टू 1 लाख रुपए। कितनी एज ग्रुप में? 18 से लेकर 35 साल के बीच में 1 लाख तक रुपए देंगी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कहाँ की स्कीम है? उड़ीसा की स्वयं। मुद्रा योजना ये भी लोन से रिलेटेड ही है। प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू ये 10 लाख का लोन दे रहे हैं। किसको? टू दी नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो जो क्वेश्चन आया था कि मुद्रा योजना में कितना लोन अप टू दे रहे हैं इन लोगों को, तो ये आंसर था 10 लाख रुपए। तो मुद्रा योजना के अंदर 10 लाख है और स्वयं योजना के अंदर मतलब 1 लाख रुपए है। इसके बाद है पुदुकोत्तई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। ये किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो कंजरा इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, याद कर सकते हैं। PDP कंजरा से संबंधित है, शॉर्ट में नाम PDP। उसके बाद तेजस्विन शंकर, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हाई जंप से संबंधित है। ये इनकी फ़ोटो है, तेजस्विन शंकर हाई जंप से संबंधित हैं। फोक डांस परफॉर्म बाय गोंड कम्युनिटी एट कालाहांडी और न्यूपदा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में, तो ये कौन सा फोक डांस है? तो ये है माडली या मैडली। तो कुल मिलाकर जो मैडली फोक डांस है ये कहाँ का है? उड़ीसा का मैडली फोक डांस। ये तो याद करने वाले ही हैं। अलबेला रानी टोपो किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। तोपो न तोप से आप याद कर सकते हो, तोप हॉकी से संबंधित है ऐसे। धोली जत्रा इंट्रोड्यूस बाय शंकरा देवा, तो ये कहाँ का पर्व जो है ये असम में मनाया जाता है, शंकरा देव के द्वारा लिख देते, इस वजह से डोली जत्रा असम का हो गया। रॉ हिटमैन ये किसकी पुस्तक है? तो एस हुसैन जैदी की पुस्तक है। रॉ हिटमैन एस हुसैन जैदी से दिसंबर में लॉन्च हुई है शायद, नॉट कन्फर्म। स्पीकर ऑफ दी छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन चुने गए हैं दिसंबर 2023 का? चाहिए करंट अफेयर था। रमन सिंह इसका आंसर है, रमन सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है एक्वारेजिया का रेशियो, मतलब HNO3 का 1 पार्ट और HCl के 3 पार्ट होते हैं। इसकी क्या एबिलिटी होती है कि गोल्ड को भी डिजोल्व कर लेता है। इसके बाद बायोगैस का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा होता है? तो वो मेथेन होता है सबसे पहले, देन CO2। मेथेन का परसेंटेज 55 से लेकर 70 तक और CO2 का 30 से 45%। तो बायोगैस कैसे बनती है? एनएरोबिक डिग्रेडेशन के द्वारा बनती है, जिसमें वाटर की तो प्रेजेंस रहती है बट ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है। इसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंदेव्य एट एम्स न्यू दिल्ली में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। एम्स SBI ने मिलकर के स्मार्ट पेमेंट कार्ड, हेल्थ से रिलेटेड मतलब एक टर्म पूछा गया था कि SBI एम्स के साथ मिलकर के कौन सा कार्ड निकाला, तो स्मार्ट पेमेंट कार्ड एक निकाला है। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये पहली बार हो रहा है, तो इसको याद करना है। फर्स्ट एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन। तो कहाँ पे हो रहा है? पहले बात तो ये महाजन राजस्थान में हो रहा है। किसके किसके बीच में? इंडिया एंड UAE के बीच में। इंडिया और UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन हो रही है राजस्थान महाजन में। एक पुराना क्वेश्चन भी ये था कि समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज जो कि तीसरी है इस बार की, किसके किसके बीच में होती है? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। नेवीज़ के समुद्र लक्ष्मण, तो नाम से पता चल जाएगा समुद्र से रिलेटेड है। एंड इंडिया की तरफ से INS किल्टन था और मलेशिया की तरफ से KD लिकिर। दोनों का नाम के से, किल्टन और KD लिकिर। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। इसके बाद बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज़ इन नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स को याद करना पड़ेगा। तो बेस्ट स्टेट फिशरीज़ में किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। कोई मतलब समुद्र से रिलेटेड वाला आंसर मत याद रखिएगा, इसका उत्तर प्रदेश आंसर है। पुणे सेवा सदन सोसाइटी का जो मेन फंक्शन था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? तो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वुमेन, पुणे सेवा सदन सोसाइटी। इसके बाद नेशनल वुमेंस हॉकी लीग 2024-25 ये कहाँ पे हुई है? तो रांची में हुई है। नेशनल वुमेंस हॉकी लीग की बात हो रही है। उसके साथ ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत के ऊपर
कौन आता? पंचायत समिति के ऊपर पूछा गया था। तो सारे तीनों टीयर मतलब जो 3 टीयर की है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है। उसके ऊपर होता है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, पहले ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति, देन है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो क्वेश्चन था कि ब्लॉक लेवल के ऊपर कौन सा होता है या पंचायत समिति के ऊपर कौन सा होता है, तो जिला परिषद होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसके बाद पहला स्टेट जिसने 3 टीयर को अपनाया था तो वो कौन सा था पंचायती राज के लिए? तो वो राजस्थान का था, नागौर डिस्ट्रिक्ट 1959। उसके बाद पंचायती राज को बनाने में जो कमेटीज़ रही हैं, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, 1957, 1978, 1985। सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये पता नहीं चाहिए ये कमेटी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। एंड उसका 73 अमेंडमेंट एक्ट तो पता ही है। कब पंचायत दिवस मनाते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है इसके बाद। देन अगले, किडनी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली देन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिया गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, दिस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो यूरेमिया कहते हैं। फिर की बीमारी है तो उसको याद करना ही पड़ेगा। पूर्णिमा देवी बर्मन, ये कौन है? इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं ये। ऑनर्ड विद द लीडिंग UK वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड, इनको वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड मिला है किसके द्वारा? वाइटली गोल्ड अवार्ड फ्रॉम द वाइटली फंड फॉर नेचर, WFN के द्वारा। वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड किसको मिला है? वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड का कोई क्वेश्चन होगा तो पूर्णिमा देवी बर्मन, PDB। अब एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था PDP पिल्लाई जी, किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो कंजरा, क्या नाम था? ये नाम था शायद कंजरा इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। उसके बाद ये तो 4 इवेंट से इनको सीक्वेंस में लगाना था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसके 3 सेशन हुए थे, ढाका, कराची और अमृतसर। ढाका 1906 में सबसे पहला वाला, कराची में अगला 1907 में और अमृतसर में 1908 में तीसरा वाला। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कब आई थी? तो 1911 में आई थी। अनाउंस हो गया था बट एक्चुअली 1912 में आई थी। तो उस समय किंग जॉर्ज 5 जो थे वो थे यहाँ पे एक तरीके से गेस्ट टाइप में, और वाइसरॉय कौन था? हार्डिंग। वाइट म्यूटनी कब हुई थी? 1857 की क्रांति के बाद हुई थी वाइट म्यूटनी। 1859 में आंसर होता है, पर 58, 59 कोई एक आंसर होगा। एंड अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, मैं भी इसको सही कर लेता हूँ। मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी मतलब पढ़ के ही आता हूँ तभी ये नोट्स बनाता हूँ। ओके, काकोरी ट्रेन रॉबरी ये कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसमें मेन जो शामिल थे मतलब तरीके से जिनके नाम पहले लिए जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खान जी। तो इनकी फ़ोटो लगी है जस्ट ऐसा रिमेंबर पर्पज़ के लिए। तो कब हुई थी काकोरी? 1925 में हुआ था, तो इसी को अरेंज करना था। इसके विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फैक्टर दैट लेट द LPG रिफॉर्म 1951। तो कब आया था? 24 जुलाई 1951 को आया था। L का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फाइनेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो मैंने तो उसको निट्टू तरीके से किया था, इसमें तो मतलब कोई फैक्टर नहीं है। तो एक तरीके से ये जो राइज इन प्राइस है, प्राइस का बढ़ना लिखा है तो एक निगेटिव फैक्टर उस समय के दौरान। फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना है, ये भी निगेटिव है। इंक्रीज़ इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स कंडीशन का बढ़ना भी ये भी निगेटिव है एक तरीके से। एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ कर देना ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो मैंने इसी को एलिमिनेट कर दिया था इसी वजह से। तो ये आंसर होगा इसका। इसके बाद स्टार्ट करते हैं जो मेजर हैं। तो है रिपन की बारी। तो रिपन का टाइम तो था 1880 से लेकर 84 तक का। इसके टाइम में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आया था। मैंने गलत लिख दिया तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे गलत नहीं लिखा, मैंने चेक करा है। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। पहला कंप्लीट सेंसस तो काफ़ी बार रिवाइज़ किया है, 10 साल में एक बार जो होता रहता है। 1881 में पहली बार हुआ था, सेंसस में रिवाइज करते रहते हैं इसको, और मायो इसको लेके आया था, इंट्रोड्यूस किया था सेंसस को मायो ने। 1882 में रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस को पास किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, लिटन लाया था, एल से लिटन, एल से लाया था, आर से रिपन, आर से रिपील, तो रिपील किया था वरना लिटन लाया था, रिपन ने रिपील किया था, ऐसे याद कर सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो आया था हंटर कमीशन से आया था कि हंटर कमीशन किसके टाइम पे आया था, तो रिपन के टाइम पे आया था। एजुकेशन से रिलेटेड है हंटर कमीशन। चेयरमैन कौन था? विलियम हंटर। 1883-84 में एल्बर्ट बिल आया था। एल्बर्ट बिल किस चीज़ से संबंधित है, इस पे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। तो इंडियन जजेस को भी सेम पावर दे दी गई थी जो यूरोपियन के जजेस के पास में थी। तो रिपन से रिलेटेड ना अशोका रिवीजन में। सांची स्तूपा किसके टाइम में बना था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो अशोकावरदान ये किस में लिखा है? मस्क के इंस्क्रिप्शन में लिखा है। देवनाम प्रिया किस पे लिखा है? ये गुर्जरा में लिखा है, ये वाला पूछा जा चुका। देवनाम प्रिया और प्रियदर्शनी अशोका, गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके दो बच्चे थे, एक सन था एक डॉटर थी, महेंद्र और संघमित्र। तो अशोका ने इन दोनों लोगों को, महेंद्र और संघमित्र को, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका भेजा था प्रमोशन के लिए। किसके लिए? बुद्धिज़्म का प्रमोट करने के लिए।
जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसको किसने डिकोड किया था? तो जेम्स प्रिंसप ने किया था 1837 में। कौन कौन सी भाषा में मिलते हैं? तो खरोस्ती और ब्राह्मी। इसने धामक स्तूपा बनाया है जो कि यूपी के सारनाथ में है, और सांची स्तूपा बनाया है जो कि एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। मैं डिस्ट्रिक्ट भूल जाता हूँ। अशोका का जो टाइम पीरियड है 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक है। ये 37 साल तक का। एक क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड ने पहले पूछा था कि कितने साल बाद जब राजा बन गया तो उसके कितने साल बाद कलिंग वॉर हुई थी? तो 8 साल बाद हुई थी कलिंग वॉर, 261 बीसी में। 269 में राजा बना है, 261 बीसी में कलिंग वॉर हुई थी। किससे हुई थी? वर्सेस नंदराज। किस में लिखा है? एलिफेंटा केव जो है वहाँ के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट डांसेस हैं ये। तो एक फोक डांस है एंड 2 क्लासिकल डांस हैं। पहले फोक डांस देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के फोक डांस पूछा गया था। लेजिम कहाँ का डांस है? तो लेजिम महाराष्ट्र का डांस है। पोवडास, तमाशा, गोंधाल और दशावतार तो यहाँ के फोक डांसेस हैं। अब बात करें ये स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में अगर मोहपात्रा नाम देखे आप ओडिसी डांस सीधे सीधे लगा सकते हैं। केलुचरण मोहपात्रा सबसे ज़्यादा फेमस एक्सपोनेंट हैं यहाँ के। उसके बाद माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा, दोनों एमएम से नाम है। शॉर्ट फॉर्म मतलब अभी तक मैंने कोई ऐसा नाम नहीं देखा ना, इसलिए मैंने एमएम बनाया कोड। एमएम दिख जाए तो यहाँ पे आप मोहपात्रा से रिलेटेड ओडिसी टिक कर सकते हैं। इलियाना सितारिष्टी, ये सारी बाहर की हैं, मतलब इंडिया की नहीं है। कुमकुम मोहंते, मोह दिख जाए। गीता महालिक, मतलब एक तरीके से मोहपात्रा का एमओएस देखता हूँ मैं। क्वेश्चन आया था गीता महालिक से रिलेटेड कि गीता महालिक किस क्लासिकल डांस से संबंधित है जिन्होंने गीताज उपासना दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट टाइप का खोला है। तो कुमकुम मोहंते हो गए, गीता महालिक हो गई, और मायाधर रौत, ये एक्स्ट्रा नाम है। तो अगर एमएम से दिख जाए माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा तो ओडिसी हो गया। इलियाना सितारिस्ती ओडिसी हो गया। कुमकुम मोहंते, गीता महालिक तो ये ओडिसी हो गया। इसका रेड्डी, अगर रेड्डी दिख जाए तो आंध्र प्रदेश बोले तो कुचिपुड़ी। तो यहाँ के सिद्धेंद्र योगी सबसे पहले एक्सपोनेंट है। अपर्णा सतीशन, पद्मजा रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ये एक और नाम है, बट जो 4 ऊपर के नाम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुचिपुड़ी मैंने सबसे ज़्यादा 4 नाम यही देखे, सिद्धेंद्र योगी, अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन हो गया, पद्मजा रेड्डी हो गया, वेम्पति चिन्ना सत्यम। इसका ड्रेनेज पैटर्न तो मेजरली जो यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 तरीके से पूछता है। एक तो डेंड्रिक, एक ट्रेलिस, एक रेडियल, एक सेंट्रीपिटल। वैसे और पैरेलल भी होता है, ऐसे और भी होता है, रेक्टेंगुलर होता है, बट मेन देखना है डेंड्रिक। एक तरीके से डेंड्रिक शेप मतलब जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की वैसे निकलती हैं, जैसे मैं डायग्राम में दिख रही है, ऐसे ऐसे निकल रही हैं, यही चीज़ है। तो ये कौन कौन फॉलो करते हैं? जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इनके जब डायग्राम देखेंगे तब समझ पाएंगे। डेंड्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेलिस होता है 90 डिग्री पे एक तरीके से, कि सीधे सीधे से आके 90 डिग्री से ऐसे जुड़ जाती हैं आके। तो इन्हीं रिवर्स का जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस है, वहाँ पे ट्रेलिस पाया जाता है। जो रेडियल और सेंट्रीपिटल में डाउट होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है? तो वो रेडियल था, मैंने गलती से कुछ और लगा दिया था। तो नर्मदा दूसरी दिशा में जाती है वेस्टर्न साइड में, और सोन जाती है ईस्टर्न साइड में गंगा से मिलने। तो ये ऊपर तो उठा हुआ पार्ट होता है जैसे वॉल्केनो टाइप का, तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, मतलब अभी अंदर से बाहर की तरफ जा रही है ये। तो ये रेडियल पैटर्न शो करती है। सेम इसका अपोजिट कर देंगे, अपोजिट ऑफ रेडियल पैटर्न वो सेंट्रीपिटल हो जाता है। जैसे कहीं पे आके गिर जाना, कहीं सारी नदियाँ एक जगह की गिर गई तो सेंट्रीपिटल बना देंगी। तो इसका एक एग्जांपल है लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। तो ये पैटर्न होगा। इसके बाद पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हायरार्की देखते हैं, देन इसके रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं। मेन आर्टिकल ये हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किन कौन आर्टिकल में मेंशन है? तो 74 और 75 में मेंशन है। सबसे ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके नीचे डिप्टी मिनिस्टर, उसके नीचे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कैबिनेट शब्द कब जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 44th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल नंबर 352 में इंसर्ट किया गया था। तो कैबिनेट मिनिस्टर का काम क्या होता है? हैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लाइक होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में आ जाते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी मिनिस्ट्री, जो छोटी छोटी होती है उनमें दे देते हैं, डिपार्टमेंट में दे देते हैं, या कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड ही होते हैं उनसे अटैच कर देते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद डिप्टी मिनिस्टर जो आते हैं वो अटैच होते हैं इन्हीं दोनों से, अटैच हो जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से या कैबिनेट मिनिस्टर, इन्हीं के अंडर में एक तरीके से रहते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर के नीचे जो आते हैं वो आते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने हायरार्की को बता दिया। अब चलते हैं मेन आर्टिकल्स की तरफ कि पीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है। ये हमारा नया पार्लियामेंट है।
इसी के पास ही मेरा एक तरीके से ऑफिस में डेली देखता हूँ इसको, साइड से देखता हूँ, अंदर से जाने का भी अलाउड नहीं है ना। ओके, सो आर्टिकल नंबर 74 के 1 में लिखा है कि पीएम एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। 75 के 1 में लिखा है अपॉइंटमेंट कौन करता है पीएम की, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी पीएम के एडवाइस में प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। मैंने फिर से वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी तक वैसे किसी ने कमेंट में ये नहीं बताया कि यहाँ पे लिखा है 75 के 1 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय द प्रेसिडेंट। तो हम लोग ये जो वोट दे रहे हैं इसका क्या मतलब है? हम लोग तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं बीजेपी के तहत, कांग्रेस के तहत जिसको वोट दे रहे हैं वो, तो ऐसा क्योंकि लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है, तो इसका कोई क्लैरिफिकेशन को कोई दे तो अच्छा लगेगा मतलब। ओके, तो 78 में ड्यूटीज़ ऑफ पीएम मेंशन हैं, मतलब इसी में शायद ये भी मेंशन है कि प्रेसिडेंट को ही जाके सारी जो मतलब कोई भी वार्ता एडवाइसेस होती है वो सारी इसी के तहत प्रेसिडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में ब्रिज का तरीके से काम करता है पीएम। 79, 80, 81 ये तीनों एक साथ याद करेंगे। सबसे पहले बड़ा बोलेंगे तो पार्लियामेंट सबसे बड़े में आ जाएगा, उसके बाद उसके अंडर में राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। तो लाइन से अगर याद करेंगे तो सबसे छोटा लोकसभा होता है, सबसे नीचे 81 नंबर पे, 80 पे राज्यसभा, 79 पे पार्लियामेंट। अब राज्यसभा से रिलेटेड यानी कि 80 से 89 में अगर आ जाएंगे यहाँ पे तो इसके चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात करी गई है। 80 से 89, 81 से 93 में जब आएंगे तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात करी गई लोकसभा के। मैंने इस बार सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही लिखे, तो इनको प्लीज़ याद रखिएगा एकदम। ये थोड़े से भले भूल सकते हैं, मतलब भूलना नहीं है। 84, 102 का याद कर लें, ये भी 84 में क्वालिफिकेशन है और 102 में डिसक्वालिफिकेशंस हैं पार्लियामेंट के मेंबर से रिलेटेड। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 105 में क्या है, पावर ऑफ दी हाउसेज ऑफ दी पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा इनकी जो पावर है वो मेंशन है 105 में। 108 में जॉइंट सिटिंग हाउस इन सर्टेन केसेस में, जब रेसेस टाइम होता है तभी बुलाया जाता है। 110 में मनी बिल है। 111 में एसेंट टू बिल है जिसको हम लोग वीटो पावर्स के भी कहते हैं। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग शॉर्ट में बजट भी कहते हैं। बजट कहीं भी मेंशन नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। लाइक अगर पूछे कैबिनेट क्या मेंशन है तो कैबिनेट मेंशन है अब, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट हो गया तो कैबिनेट अब मेंशन है। अभी ऊपर ही बताया था ना कि 44वें के तहत इंसर्ट कर दिया गया आर्टिकल नंबर 352 में। तो जॉइंट सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉइंट सेटिंग का बुलावा कौन करता है, मतलब कौन इसको बुलाता है और कौन इसको प्रिसाइड करता है। स्पीकर करता है, प्रेसिडेंट करता है, पीएम करता है कि चेयरमैन करता है राज्यसभा का, वो आपको कमेंट करके बताना है। जॉइंट सेटिंग के 2 क्वेश्चन हैं कि कौन इसको बुलावा करता है, कौन बुलाता है इसको, और कौन इसको प्रिसाइड करता है। ओके, इसके बाद ट्रॉफीज़। मैंने जानबूझ के जो खेल के नाम है थोड़े से दूर इसलिए लिखे हैं ताकि अगर कोई रिवाइज़ करेगा तो राइट साइड में बस आपको हाथ रखना है, देन सारे ट्रॉफीज़ के नाम बताने किस खेल से संबंधित हैं। तो रणजी ट्रॉफी तो वैसे याद ही रहता है, क्रिकेट से संबंधित है। दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसका क्वेश्चन उल्टा आता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, तो वो है दुलीप ट्रॉफी। और जियोग्राफिकल जो जोन्स होते हैं लाइक नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, ऐसे जो होते हैं उनके बीच में खेला जाता है ये। डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। अफवाह ए से ऑस्ट्रेलिया, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विम्बल्डन और ए से अमेरिका, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं चारों, ये टेनिस से संबंधित हैं। थॉमस कप जो कि मेंस के बीच में दिया जाता है और उबेर कप जो कि वुमेंस के बीच में दिया जाता है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। बेटन, आगाह खान कप एंड रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित हैं। और जो नाम मैंने नहीं लिखे वो आप पहचान जाएंगे, जैसे कि मेजर ध्यानचंद बोलेंगे तो आप हॉकी से संबंधित है सीधे सीधे लगा देंगे। डूरंट कप जो कि 1888 का सबसे पुराना है फुटबॉल का, एंड रोवर्स कप तो ये फुटबॉल से संबंधित है। वॉकर और राइडर मैंने नोटिस किया कि खाली इन्हीं के नाम में RRR मतलब ERR, वैसे रोवर्स में भी है बट ये रोवर्स होता है, एंड ये वॉकर है, राइडर है, ER है तो आप गोल्फ लगा सकते हैं, वॉकर और राइडर। इजरा कप ये पोलो से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी जो कि बोट रेस से संबंधित है, जो कि केरला में होती है। कौन सी नदी पे होती है? सबसे लंबी नदी है वो केरला की। पोलो से याद आया कि जो पोलो के कितने खिलाड़ी पोलो में खेलते हैं और वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, ये दोनों कमेंट करके बताना है। पोलो में कितने होते हैं, वाटर पोलो में कितने होते हैं, ये रिवीजन में हो चुका है, मतलब किसी एक एनालिसिस में हुआ था। इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि 5 ईयर का जो प्लान होता था वो। इसका एक एवरग्रीन क्वेश्चन है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज फॉर्म किसके द्वारा करी गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 में करी गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो नीचे जाने से पहले सीधे सीधे एक एक लाइन से चलेंगे इसको, तभी मैं स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले की बात करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें 1951 से लेकर 1956 तक रही थी, 5 साल तक। किस मॉडल पे बेस है, तो हैरेड डोमर मॉडल, शॉर्ट में HAD, अभी कोड बताएंगे HAD। एग्रीकल्चर पे फेस मतलब पहला था एग्रीकल्चर पे बेस, और 5 IIT बनी थी, इस पर क्वेश्चन है, पर मेन ये है कि HAD मॉडल पे बेस्ड है और एग्रीकल्चर। फिर इसका आता है दूसरा 1956 से लेके 1961 के बीच, तो ये PC महालनोबिस मॉडल पे बेस है और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, तो इसका हो गया PC। देन इसके बाद है
थर्ड में काफ़ी चीज़ें हो गई थी, युद्ध वगैरह हो गए थे। तो 1961 से लेके 1966 तक, पहले तो 5 साल ये हो गए पूरे, गडगिल योजना पे बेस्ड है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनना इसका मेन टारगेट था, बट अचीव नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉर हुए थे। 1962 में साइनो इंडिया, साइनो बोले तो चाइना इंडिया, चाइनो इंडिया। 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था। तो इन दोनों युद्ध के कारण जो फोकस था वो हम लोग का डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ में शिफ्ट हो गया था। तो मैं इसका जो कोड ऐसे याद करता हूँ, HDPC की योजना, पहले HD मॉडल है, देन PC मॉडल है, देन वाई योजना मॉडल यानी गडगिल योजना। ये 3 बहुत पूछे जाते हैं कि कौन कौन से बेस पे है। इसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल का हॉलीडे हो गया था। प्लान हॉलीडे इनको बोलते हैं पहले वाले को, जब सबसे पहले छुट्टी हुई थी एक तरीके से, 2 बार अभी और होगा। तो 3 एनुअल प्लान्स आए थे इस समय में। ओके, देन इसके बाद 1969 से लेकर 1974 तक नेक्स्ट 5 साल, जब प्लान हॉलीडे के बाद जो नया आया वो 4th था। तो इसका जो मेन पूछा जाता है सेल्फ रिलायंस पे बेस्ड था। तो सेल्फ रिलायंस पे किस पे बेस्ड था? तो 4th वाला था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अरे एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने पता नहीं यहाँ कैसे आ गया यार, इसको हटा देता हूँ, गलती से यहाँ पे आ गया, ये 3rd वाले में था यार। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से फाइनेंशियल का प्लान है? ये 3rd वाले का है, 4th का नहीं है, मैंने गलती से वहाँ पे लिख दिया, पता नहीं कैसे। ये मुझे भी याद है कि ग्रीन वाला 3rd से रिलेटेड है। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 3rd फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। 4th का क्या टारगेट था? सेल्फ रिलायंस हो जाना। 14 जो मेजर बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था। तो 1969 से 1974 हो गया। उसके बाद 1974 से लेकर 1979 तक जाना चाहिए था, बट 4 साल में ही इसको ख़त्म कर दिया गया था। यही एकमात्र था जिसको पहले टाइम से पहले एंड कर दिया गया था। 5वां वाला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एंड किया गया था टाइम से पहले, तो ये था। इसका जो मेन टारगेट था गरीबी हटाओ। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने गरीबी हटाओ किसका टारगेट था? 5वें वाले का। और ये टर्मिनेट किसके द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई थी तो उनके द्वारा इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। वो नया लेके आए थे रोलिंग प्लान, जो कि 2 साल तक चला था, 1978 के बाद में 79 और 1980 में। तो अभी मैंने सिर्फ 5 प्लान ही रखे हैं, 1 से लेकर 5 तक का। जब और आगे रिवाइजन होगा तो इसको और 5 बढ़ाते जाएंगे, 12 तक ही जाने हैं। ओके, देन इसके बाद अर्थ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो सिंपल से बस डिसकॉन्टीन्यूटी ही याद करने के पर्पज़ से मैंने इसको बनाया है। तो सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया कोर से रिलेटेड, देन इसके ऊपर आ जाता है मेंटल से रिलेटेड, देन इसके ऊपर आ जाएगा क्रस्ट। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, मेंटल, क्रस्ट एंड कोर। तो सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं कि क्रस्ट में सियाल होता है यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मेंटल में सीमा होता है यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में फेनी या नीफे होता है। Fe बोले तो आयरन हो गया, निकल हो गया Ni से। एंड अब को सिंपली 2 भागों में बांट देंगे, जैसे कोर को आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल को अपर और लोअर मेंटल में, एंड क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, सबकी एक लाइन में बांट देंगे। अपर मेंटल में थोड़ी सी ऊपर 2 और लेयर होती हैं। एक होती है जो सेमी मोल्टन फॉर्म में होती है, जो मैग्मा, ये येलो वाला है, एंड हल्का जो ऑरेंज शेप में अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल पार्ट होता है। ये 2 लेयर में और बांट देते हैं अपर मेंटल के पार्ट को। अब जो लिथोस्फीयर का पार्ट होता है तो इसमें सेमी मोल्टन वाला नहीं आता, बट अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल पार्ट को लेते हैं। ये जो ब्लू वाला टार्क बना है ये इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और सिर्फ जो येलो वाला पार्ट है सेमी मोल्टन मैग्मा, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो ये थे बेसिक वाले टॉप जो टर्म्स थे वो। एंड अब 1 लाइन, ये 2 लाइन, 3, 4 और ये 5 लाइन यानी कि 5 डिसकॉन्टीन्यूटी, इन्हीं को याद करना है। जो इसकी ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये मैंने पमासा से सीखी थी। तो कोई से है कॉनराड, मुझे से है मो से मोहो, रेड से है रेपिटी, गुलाब से है गुटेन्सबर्ग, एंड लादो से है लेहमन। तो कॉनराड हो गई क्रस्ट के बीच में यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, मोहो हो गई क्रस्ट और मेंटल के बीच में, या लोअर क्रस्ट या अपर मेंटल के बीच में, या लोअर क्रस्ट या अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ऐसे भी पूछा जा सकता है। मोहो के बाद रेपेटी हो गई अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में, गुटेन्सबर्ग हो गई मेंटल और कोर के बीच में, और लोअर मेंटल या आउटर कोर के बीच में भी। उसके बाद लेहमन पूछे तो कोर्स के बीच में, आउटर कोर और इनर कोर्स के बीच में। इसके लोकल विंड्स, तो सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की किधर से आते हैं? भूमध्य सागर से उठ के हवाएं आती है, पंजाब की तरफ में आती है। लू हमारी ये पंजाब से ये उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ चलती है, जो अभी चल रही हैं। फिर ये नॉर्थ वेस्टर्स जो किधर आते हैं? आसाम और बांग्लादेश की तरफ में आते हैं। आसाम में इसको बारदोली चीरा कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। और इधर चेरी ब्लॉसम और मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक में कहते हैं, और मैंगो शावर जो होता है कर्नाटक और केरला दोनों में कहते हैं।
लोकल इवेंट्स इतनी है मेन। इसके बाद इसके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बोरिंग। इसको मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव वे में बनाया, आई होप कि आपको पसंद आए। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, यूके और यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूके से मतलब कोई भी टर्म अगर नहीं समझ में आता, जो जो मेन है वो आप उससे याद कर लें कि उस कंट्री से ये लिया गया है। जो नहीं समझ वो यूके लगा सकते हैं, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, बायकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रहेगी, रिट्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारे यूके से लिए गए हैं। मेन है कि दूसरे कंट्री से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि यूएसए से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, ये तीनों पूछे जा चुके हैं। और क्या क्या है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, अगर इमरजेंसी लगा दी जाएगी, उसका सस्पेंशन किससे लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद आयरलैंड, सर्किट रही थी आयरलैंड से रेड निकाल दो, आर ई और डी। आर से निकालेंगे तो राज्यसभा का जो नॉमिनेशन मेंबर्स होते हैं वो लिया गया है। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मैनर लिया गया है। एंड डी से डीपीएसपी, जो बहुत पूछा जाता है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। देन है यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ऐसे याद कर सकते हैं, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चलती रहती है। तो यूएसए से फंडामेंटल राइट्स उठाए और यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़। और 3 तरीके की जस्टिस हैं जो प्रेम्बल में मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यूएसएसआर से उठाया गया है। देन ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ये बीच के एस्ट्रा उठा लो सीधे सीधे। एस से सिटिंग, कौन सी सिटिंग, जॉइंट सिटिंग, जो भी पूछा था अभी क्वेश्चन कि जॉइंट सिटिंग को बुलावा कौन करता है, उसको प्रिसाइड कौन करता है। टी आर ए, ट्रे से ट्रेड, ट्रेड यहाँ से लिया गया है। और एल से लिस्ट, कौन सी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या इंपॉर्टेंट है, तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा भी, बट अमेंडमेंट पूछा जाता है। कनाडा से अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया अपॉइंटमेंट, कनाडा से, और इसका ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, ऊपर लिखा है। कनाडा से ये हो गया एंड रेसिडुअल पावर्स हो गई। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से, जापान का इतना नहीं पूछा गया है। फ्रांस का पूछा गया है रिपब्लिक टर्म, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तीनों एक साथ बोलते हैं, तो याद रहेगा ये फ्रांस से लिया गया है तीनों टर्म। और जो 3 टर्म थे जस्टिस वाले वो भी देखा यूएसएसआर से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो EFGHI नहीं है, जे है, EFG, ई से इमरजेंसी, एफ से फेडरल स्कीम, जी से गवर्नर का ऑफिस, ना कि अपॉइंटमेंट लिया गया कनाडा से, एंड जे से जुडिशरी। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल बोरिंग, जो मेन आपको मेन कंट्री की याद रखनी, बाकी आप यूके का आंसर लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। देन इसके बाद ये तो रिविजनल टॉपिक्स हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है तो सब्लिमेशन कर देते हैं, गैस से सॉलिड में आना है तो डिपोजिशन कर देते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार गलत हो गया तो काफ़ी लोगों का उसमें। सॉलिड को मेल्ट कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फ्रीज़ कर देंगे जैसे कि आइस क्यूब बनती है पानी से, तो वो सॉलिड बन जाएगा। गैस का कंडेंसेशन होता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड का वेपोराइजेशन गैस बना देता है। और एक प्लाज्मा भी होता है कि गैस का जब आयोनाइजेशन कर देते हैं तो वो प्लाज्मा बन जाता है, एंड प्लाज्मा को फिर से रिकम्बाइन करके गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे। देन इसके बाद फिजिक्स के जो लॉज है मेन कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एरिया भी कम होगा। वाइस वर्सा कि अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा। बर्नौली का प्रिंसिपल इसी पे बेस है, जो नली बनी होती है ना, इसी से। आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल कि जो हम डुबाते हैं पानी में, उसके जो बराबर का जो वॉल्यूम होता है वो पानी का लेवल को बढ़ा देता है उसी का मास के बराबर में। सर एक क्वेश्चन पूछते थे कि आइस क्यूब को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो जब उस समय तो लेवल बढ़ा देगा, बट जब वो पिघलेगी तो क्या लेवल बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, ये आपको कमेंट करके बताना, फिर से पूछ रहा हूँ। इसके बाद बॉयल्स लॉ, BPV से याद करता हूँ मैं। BPV मतलब कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V या PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर ग्राहम्स से बाद में आता है, पहले ये चार्ल्स लॉ, CTV या V प्रोपोर्शनल टू T या V/T, चार्ल्स लॉ। PPV हो गया, CTV हो गया, एंड GPT, चैट GPT, गैलुसैक लॉ, PT मतलब P प्रोपोर्शनल टू T। खाली B के साथ जो है ना कि BPV है, यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब सीधे प्रोपोर्शनल है। CTV हो गया, चैट GPT हो गया। एंड ग्राहम्स लॉ किससे रिलेटेड है, तो डिफ्यूजन से रिलेटेड है। V प्रोपोर्शनल टू √1/m, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ये पूछा था कि ग्राहम लॉ किससे रिलेटेड है, तो डिफ्यूजन से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद ब्रेन फिर से रिवीजन पे है। तो सबसे पहले न्यूरॉन को देख लेते हैं। तो जो न्यूरॉन होता है वो 2 पार्ट में पहले तो बांटते हैं, एक एक्सॉन, ये जो लंबा सा पार्ट होता है, एंड ये डेंड्रॉन या डेंड्राइट। एक्सॉन का काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, और रिसीव कौन करता है, डेंड्रॉन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में रिसीव करता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप पूछा जाता है, ये जो गैप है इनके बीच का, इसको साइनेप्स बोलते हैं। और ये जो एक्सॉन है इसमें एक शीट चढ़ी होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं, एंड इस पूरे टर्म को ये है हमारा न्यूरॉन।
दैन इसके बाद ब्रेन पे चलते हैं। तो ब्रेन के ऊपर डैप होता है, डैप बोले तो DAP, ड्यूरामेटर, आर्केनोड एंड पायामीटर, मतलब जो ऊपर की जो हमारी हड्डियाँ टाइप की होती हैं वो ब्रेन के ऊपर जो है, और हमारे हेड की जो स्किन है उसके नीचे। तो ड्यूरामीटर सबसे हार्ड होता है, आर्केनोड उससे थोड़ा सा कम हार्ड, एंड पायामीटर थोड़ा सा सॉफ्ट साइड में होता है। इन सबको मिला के मैनिंग्स बोलते हैं, यानी कि ब्रेन और हमारी स्किन के बीच में मैनिंग्स होते हैं। तो इसमें जो रेड कलर देख रहे हैं ये है फोर ब्रेन, मैंने कलर मेंशन किया होगा यहाँ पे, कलर यहाँ मेंशन है, हाँ। तो जो रेड कलर है वो है फोर ब्रेन, ग्रीन कलर मिड ब्रेन और ब्लू वाला हैंड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन है इसके भी और पार्ट हो जाते हैं जो लोब के फॉर्म में बोलते हैं, ये वाला कलर हटा दें। जो रेड पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। दैन जो ग्रीन वाला है इसको पैरेटल लोब, एंड पीछे वाले को ऑसिपिटल लोब, और एक और है ये टेम्पोरल लोब, ये वाला टेम्पोरल लोब है। लोब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, मेन ये तीन पता होने चाहिए। ओके, तो डायग्राम से बस उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रंट वाला ये हो गया, सॉरी फोर ब्रेन ये हो गया जिसमें फ्रंटल आगे वाला हिस्सा है, ये हो गया मिड ब्रेन, एंड ये हो गया हिंड ब्रेन। अब चलते हैं इधर। फोर ब्रेन के चार टर्म याद करने हैं, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी रीजन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो भी लोब पढ़ के आए ना वो सारे के सारे सेरेब्रम के पार्ट हो जाते हैं। सेरेब्रम जो है 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन है। दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, सेरेब्रम और सेरेबलम। तो सेरेब्रम यानी कि भ्रम, भ्रम से बड़ा कुछ नहीं, भ्रम ही सबसे बड़ा है। तो 2/3 पार्ट ब्रेन का होता है। ये जो पूरा रेड वाला पार्ट देखना है वो सेरेब्रम का पार्ट है। जो लोब अभी पढ़े, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरेटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। तो ये हटा दे, तो आप कलर से मैच करा के चला सकते हैं कि फोर हेड का पार्ट है फ्रंटल लोब, ये वाला पार्ट है फोर हेड का। तो इसमें थॉट प्लस मेमोरी, हम लोग क्या मस्तक से सोचते हैं सीधे सीधे। देन टेम्पोरल लोब, ये वाला पार्ट जो यहाँ वाला पार्ट है ये ईयर के पास दिख रहा है, तो ये ईयर की पोजीशन को देखता है, यहाँ पे हेयरिंग करते तो पता ही है। देन पैरेटल लोब, टॉप ऑफ हेड, टेस्ट एंड टेम्परेचर, जो सर के ऊपर का पार्ट है, यहाँ से हम लोग, यहाँ से टेम्परेचर चलो हेड मान सकते हैं, बट यहाँ से हम लोग टेस्ट का भी लेते हैं। एंड ये जो ऑसिपिटल लोब वाला पार्ट है इसमें आता है बैक ऑफ हेड, जो कि विजन का पार्ट है, विजन। तभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग की आंखें पीछे भी होती हैं, जो पीछे हम लोग को महसूस हो जाता है, क्योंकि जो ऑसिपिटल का पार्ट है ना ये विजन से रिलेटेड है ना, बैक ऑफ द हेड में होता है विजन। ऑल फैक्ट्री रीजन कनेक्टेड विद नोज होता है, ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। मैं इसको ऑयल फैक्ट्री बोलता हूँ। ऑयल को डिटेक्ट करने के लिए स्मेल करना पड़ेगा। थैलेमस किससे रिलेटेड होता है, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है और पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। एंड हाइपोथैलेमस, हाइपो सबसे बड़ा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, इमोशन को यही देखता है। देन मिड ब्रेन का खाली एक ही पार्ट है जो पोन्स है मेनली, जो क्या करता है, जो ब्रेन को हमारे मेरुदंड से कनेक्ट करता है, मतलब जो बैकबोन है उससे। ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है पोन्स। उसके बाद हिंड ब्रेन का क्या पार्ट है, दो पार्ट है, सेरेबेलम ना कि सेरेब्रम, एंड मेडुला। तो सेरेबेलम मतलब बैल आके चल रहा है, तो बॉडी पोस्चर को यही देखता है, बैल आके चलने वाला, बैल जो चलता है बॉडी पोस्चर को देखना पड़ता है। तो सेरेबेलम बॉडी पोस्चर से रिलेटेड हो गया। अल्कोहल का सेवन करेंगे तो बॉडी पोस्चर बिगड़ता है, यानी कि इसको कौन अफेक्ट करता है, सेरेबेलम को, अल्कोहल से अफेक्ट होता है सेरेबेलम में। तो मेडुला क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हार्ट बीट्स होना, ये सब के सब कौन देखते हो, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा दिखता है। तो जो ऑलिवर ने कभी क्वेश्चन पूछा था वो मैंने यहाँ पे लगाया था, तो वो रिवाइज कर लेते हैं। इट कंट्रोल्स एंड इनिशियरी वॉलेंटरी मसल्स, ये फोर ब्रेन का पार्ट होगा, सेरेब्रम का पार्ट है ये सारे के सारे। वॉलेंटरी मसल्स को देखता है, इनवॉलेंटरी कौन देखता है, मेडुला देखता है, यानी कि हिंड ब्रेन देखता है। इट रिसीव्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सारी सेंस ऑर्गन यहाँ पे लिखी हुई हैं, लाइक स्मेल करना हो गया, सुनना हो गया, सारी। उसके बाद इट कैरीज आउट मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, जो भी दिखाया था ना फोर ब्रेन का पार्ट था, ये फोर हेड में थॉट्स प्लस मेमोरी। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे ट्रूथ है। देन हिंदू कैलेंडर, ये लास्ट टॉपिक है, जैसे ये रिवाइज करना है। ओके, मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, अश्विन, कार्तिक, माघ, शीष, पौष, माघ, फागुन। तो क्वेश्चन पूछा गया था महाशिवरात्रि कौन से महीने मनाते हैं, तो फरवरी के महीने में मनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने मेंशन कर दिया। और भी पूछे जा चुके, मैं उन्हीं को मेंशन करता हूँ। दशहरा कब मनाते हैं, 10वें दिन में, तो अश्विन के महीने में दशहरा मनाते हैं, मैंने कार्तिक लगा दिया था, मैंने टिक किया तब भी। रक्षाबंधन श्रावण मास में। तो जो कैलेंडर है ये PDF में ऐड रहेगा, तो वहाँ से आप बार बार और भी जो त्योहार है उनको देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, एंड कुछ अगर गलती हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली थी वो मैंने एडिट कर दिया है, वो तीसरे वाले में है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, एंड आप इसको शेयर भी करिएगा। खाली सब्सक्राइबर्स ही वैसे देखते रहते हैं, तो और भी लोगों को आप शेयर करके उनको बता सकते हैं। एंड बाकी ये जो PDFs हैं ये पेड ग्रुप में मिलती हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक टेलीग्राम की यूज़र ID होगी, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कैसे ऐड होना है, तो वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब तक की जो 15 PDFs है वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, एंड जो करंट अफेयर से पहले डाले थे वो पड़े हुए हैं सारे के सारे। एंड जो भी
वैसी पीडीएफ आती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर पड़ी रहती हैं, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड इन नोट्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं टाइम लेता हूँ सैटरडे संडे में मॉक हो जाने के बाद 4 दिन का समय लेता हूँ, मंडे से लेकर थर्सडे तक, देन आके फ्राइडे को अपलोड करता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि फ्राइडे को अपलोड करने के लिए सुबह 9 बजे कल अपलोड हो जाएगा, जैसे कि ये भी मैं थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ताकि फ्राइडे को अगर आप लेंगे तो ऑलिव बोर्ड का नेक्स्ट मॉक सैटरडे को आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो नॉर्मली टॉपिक्स रिवाइज करा देता है, मतलब इनमें से कोई ना कोई टॉपिक्स फिर से फंसेगा, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं में से जो ऊपर लिखे हैं। अब मैंने बोल दिया, देखो होता है कि नहीं होता है। तो यही है कि आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मुझे मेहनत लगती है, आपको नोट्स देख के खुद भी लग रहा होगा कि इसमें टाइम लगता है इन नोट्स को बनाने में। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सजेशन हो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू।